बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, हमारे प्री पार्टीशन इरा सीरीज स्टार्ट है। प्री पार्टीशन इरा में जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आए हैं, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रॉलेट एक्ट 1919 है। रॉलेट एक्ट क्यों आया, कौन लेके आया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके खिलाफ रिएक्शन क्या आए, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट 1919 इसका कनेक्शन किस चीज के साथ है? इसका जो कनेक्शन है वो बेसिकली वर्ल्ड वार के साथ है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के साथ है, जो कि स्टार्ट होती है, क्या होती है, स्टार्टेड इन जुलाई 1914। 1914 के अंदर आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है और एंड होता है इसका वर्ल्ड वार फर्स्ट का नवंबर 1918 के अंदर। नवंबर 1918 के अंदर वर्ल्ड वार वन का एंड होता है। और इस रॉलेट एक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है इस वर्ल्ड वार के साथ। वर्ल्ड वार है, ये वर्ल्ड लेवल पे होती है। ये कोई एक मुल्क की नहीं, बल्कि दो मुल्कों की नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा मुल्कों की, इवन के पूरी वर्ल्ड के अंदर ये होती है वर्ल्ड वार। इसमें कुछ कंट्रीज के आपस के अंदर जो है इल्हाक होता है और फिर वो आपस में टकराते हैं। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वर्ल्ड वार वन के अंदर ब्रिटिशर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने इंडियन की जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज थी उनको सप्रेस करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसको डिफेंस एक्ट 1915 कहा जाता है। डिफेंस एक्ट 1915 कहा जाता है, ठीक है। ये बनाया था ब्रिटिशर्स ने कि वर्ल्ड वार के दौरान या उन दिनों में जो इंडियंस की तरफ जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हमने सप्रेस करना है। तो उनके लिए वो एक एक्ट लेके आए जिसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 कहा जाता है। और ये क्या था, ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया था, ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था। क्या था? एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था, ठीक है। ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था। और जब वर्ल्ड वार वन एंड होने को आती है और ब्रिटिशर्स को तो ये पता होता है कि अब वर्ल्ड वार वन या वर्ल्ड वार जो है ये एंड होने वाली है, और उन्होंने ये सोचा या उनको ये पता था कि ये जो एक्ट है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 है, ये आफ्टर 6 months ये भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्टिविटीज हैं इंडियंस की, तो अगर ये एक्ट खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हमें इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक क्या की कमेटी फॉर्म की, और वो कमेटी का जो सरबराह होता है वो क्या होता है, उसका नाम है सर सिडनी रॉलेट। इसके अंडर वो एक कमेटी बनाते हैं ताकि वो क्या करे, इसका काम क्या था कि वो जो पॉलिटिकल टेररिज्म है उसको एवेलुएट करे इंडिया के अंदर, स्पेशली जो है पंजाब और मुस्लिम लीग में, ठीक है। तो उस कमेटी की बेस पर ये जो सर सिडनी रॉलेट है, इसकी वजह से
इसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। और ये बिल्कुल सेम इसी तरह का एक्ट है, लेकिन इस तरह समझें कि इसको फिर रिन्यू कर दिया गया है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को रॉलेट एक्ट के नाम के साथ। और इसका जो सर सिडनी रॉलेट था, इसके कमांड में, इसके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी। ऑफिशियली इसको जाना जाता है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये एमसीक्यूज में भी आता रहता है, एनार्की एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एनार्कियल या इसको एनार्कियल कहते हैं, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, इसको ऑफिशियल इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, द एम ऑफ इन्फोर्सिंग दिस एक्ट वाज टू एबॉलिश रिवॉल्ट एंड अपरूट कंस्पायरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, कि जो हमारे खिलाफ जो रिवॉल्ट या जो कंस्पायरेसी जो है ब्रिटिश के खिलाफ अगर उठती है इंडिया की तरफ से, तो उस रिवॉल्ट को, उस कंस्पायरेसी को क्या करना, एबॉलिश करना। ठीक है, रिवॉल्ट एंड कंस्पायरेसी फ्रॉम इंडियन, जो इंडिया की तरफ से, जो इंडियंस की तरफ से जो कंस्पायरेसी या रिवॉल्ट या इस तरह की जो एक्टिविटीज अगर आगे आएंगी, तो उसको हम क्या करेंगे, एबॉलिश करेंगे। इस रॉलेट एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें रखी गई, क्या क्या इख्तियारात मिले, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इस एक्ट में बात की गई, इस एक्ट के थ्रू इंपावर किया गया पुलिस को टू सर्च ए प्लेस विदाउट ए वारंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंपावर किया इन दिस एक्ट, थ्रू दिस एक्ट पुलिस वाज इंपावर्ड टू सर्च। ठीक है, कि वो सर्च कर सकती है अ प्लेस विदाउट अ वारंट। ठीक है, किसी भी प्लेस को, किसी भी घर को वारंट के बगैर जो है पुलिस वो क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है। ठीक है, विदाउट वारंट, वारंट के बगैर जो है वो उसको सर्च कर सकती है। इस एक्ट के थ्रू, रॉलेट एक्ट के थ्रू इंपावर किया गया पुलिस को। नेक्स्ट, इस एक्ट में दिस एक्ट ऑथोराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, कि इस एक्ट के थ्रू वो क्या करता है, किसी को भी, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ऑथराइज किया गया कि किसी को भी गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रिजन कर सकती है, किसी को भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्प्रिजन कर सकती है फॉर मैक्सिमम कितने साल तक, 2 साल तक। ठीक है, फॉर मैक्सिमम 2 years विदाउट ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म। ठीक है, विदाउट ट्रायल, और क्या होगा, वो विदाउट ट्रायल होगा, उसकी कोई अपील भी नहीं होगी, कोई मुकदमा, कोई अदालत कहीं भी नहीं जाएंगे, उसको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। कितने साल तक, 2 साल तक। अगर वो सस्पेक्टेड टेररिज्म, अगर उस पर शक है कि ये क्या है, इन्वॉल्व है टेररिज्म के अंदर, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट में कहा गया कि दिस एक्ट प्रोवाइडेड स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस बाय ए स्पेशल सेल that consisted of 3 high court judges, there was no court of appeal। और वो क्या करेगा, कोई उसकी अदालत नहीं होगी, एक स्पीडी ट्रायल करेगा, उसको स्पीडी ट्रायल होगी, उसको 3 जजेस जो है उसको डाल देंगे फिर उसमें, लेकिन उसके खिलाफ देयर वाज नो कोर्ट ऑफ अपील अबाउट द पैनल, उस पैनल के आगे आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के अंदर बैन कर दिए गए, बैन, किस चीज को बैन किया, बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स, के कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, कहां पे भी जलसे जुलूस, ये चीजें, ये गैदरिंग नहीं होगी ऑफ एनी कल्चरल और रिलीजियस सॉर्ट, कोई भी कल्चरल साइड, ठीक है, कल्चरल सॉर्ट की जो है, या कोई भी रिलीजियस टाइप की जो
रिलीजियस किस्म की जो गैदरिंग हो वो भी नहीं होगी, ना कोई कल्चरल, ना कोई भी जलसे जुलूस, कोई भी इसी किस्म के एक्टिविटीज वो नहीं होंगी। इस एक्ट के अंदर उसको भी बैन कर दिया गया। तो ये रॉलेट एक्ट है। अब इसके ऊपर इंडियंस की तरफ से रिएक्शंस आते हैं, मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, टसल आ जाती है गवर्नमेंट की और नेटिव्स की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे रिएक्शंस आए और कौन कौन से हादसात, इंसिडेंट्स वकूअ पजीर हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।